जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं कुछ कुछ एलिमेंट्स का। मान लो F2 मॉलिक्यूल दे रखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। F2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका डायग्राम फॉलो करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। O2 का डायग्राम बोलने का मतलब आपको ये ऊपर वाला डायग्राम मेंशन नहीं करना है, आपको डायग्राम केवल इतने का ध्यान रखना है। इसको भी थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे, बट अभी पहले पूरा लिखना सीखते हैं, तो इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं उसके आगे सीखेंगे। सबसे शुरुआत में क्या है? सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2p में z ले रहे हैं क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम लोग z बना करके चलेंगे। सिग्मा बॉन्ड को z डायरेक्शन में डाल दिया है, तो अगर pz खत्म हो गया तो फिर पाई बॉन्ड बनाने के लिए px और py रहेगा। तो पाई 2px पाई 2py बराबर एनर्जी पे है। फिर उसके आगे क्या है? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और उसके आगे क्या है? सिग्मा स्टार 2pz। तो पहले तो इस डायग्राम को लिख लेते हैं। अभी शुरुआत में तो पूरा डायग्राम लिखने का ही प्रैक्टिस करेंगे। सिग्मा 1s, इससे हायर एनर्जी पे सिग्मा स्टार 1s। अब इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइन लिखने की जरूरत नहीं है भाई, बात करते नहीं सुनाई देना चाहिए कोई। पहला चीज सिग्मा 1s, फिर इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर इसके आगे वाले पार्ट में सिग्मा 2s। ये जो हायर देन का साइन है इस चीज को हटाते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं उसको लिखने का। फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, और इसके बाद हम लोग के पाई का नंबर था 2px और 2py। इसमें भी इक्वल टू उसका साइन लिखने का मतलब नहीं है, ये आपको पता है कि इक्वल टू है, तो इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे सीधा पाई स्टार 2px, और इसी के बराबरी पे पाई स्टार 2py लिख सकते हैं, और इसके आगे सिग्मा स्टार 2pz निकल के आएगा। पहला चीज, एक ऑर्बिटल है, कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। दूसरा ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल है, कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। उसको अलग कलर से फिल कर देते हैं। सिग्मा 2s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। सिग्मा स्टार 2s में 2। सिग्मा 2pz में 2। सारे के सारे एक एक ऑर्बिटल्स हैं, बस ये बात अलग है कि ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो इस चीज का आपको पार्टिकुलरली ध्यान रखना है कि अगर हम लोग यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? सब में दो दो इलेक्ट्रॉन था, मतलब 10। कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया अभी? अगर 8 बाकी है तो फिर 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, तो फिर 12वां नीचे भरना पड़ेगा। क्योंकि दोनों बराबर एनर्जी पे है, इसलिए हम लोग तब तक पेयरिंग नहीं करा सकते जब तक कि दोनों बराबर के एनर्जी वाले ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, जो हम लोग वुंड स्कूल में फॉलो करते थे। तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। इससे तो काम चलेगा नहीं, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया, नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया। कितना हो गया इलेक्ट्रॉन टोटल? 14। कहने को हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते 1 और 1 लिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो लिखते वक्त हम लोग ध्यान रखते हैं इस पर 2 लिखा होना चाहिए, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो बार बार 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपके दिमाग में ये चीज जरूर होना चाहिए कि हम लोग इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 ही भर रहे होते हैं। पहले 1 ऊपर, फिर 1 नीचे, फिर 1 ऊपर, फिर वापस से 1 नीचे, तो पेयर का फॉर्मेशन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल यहाँ तक मिलाकर के? 14। फिर इसके बाद हम लोग को 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले 15वां इलेक्ट्रॉन, नीचे 16वां इलेक्ट्रॉन, फिर उसके ऊपर 17, उसके ऊपर 18। तो फिर से वापस से पेयर का फॉर्मेशन हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कि प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाना चाहिए। मतलब ये जो 1 1 लिख रहे हैं, इसके जगह डायरेक्टली आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें एक भरा, नीचे में एक भरा, तो ओवरऑल जब अगला इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी जब अगला इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया यहाँ तक? 18। समझे? अगर F2 का हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अभी तक हम लोग एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे थे, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कशन शुरू हो गया। इस डायग्राम को लिखने का ये तरीका होगा। इसमें जो सबसे आगे वाला पार्ट एक खाली है, बट खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अभी जैसे हम लोग लिखते वक्त पहले डायग्राम बनाए, फिर इलेक्ट्रॉन फिल किए, आगे ये काम नहीं करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा लिखते चलेंगे, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया यहाँ तक? 8। 8 के बाद अगला सिग्मा 2p Z वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें Z भी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, वो मेरे काम का नहीं है, केवल सिग्मा 2p लिख के काम कर लेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन? 10। फिर उसके बाद पाई 2p में 12 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p में 14 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 14 के बाद पता है हम लोगों को कि 15 16 जाएगा, तो इसमें 17, और यहाँ पे 2 मिलाएंगे तो 18। इसका मतलब अपना डायग्राम इतना लिख के काम चल सकता है। जब तक आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में ना बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बोलेगा भी नहीं, स्कूल में भी नहीं बोलेगा। जब तक स्कूल के एग्जामिनेशन में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने ना बोले तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा मत लिखना, ऐसे काम करने की कोशिश करना। इसमें एक और भी शॉर्टकट है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पहले ऊपर वाला डायग्राम मेंशन करो। मेरे सर पे ये सी आ रहा है सीधा। C2 का डायग्राम ट्राई करके देखिए। पहले डिसाइड करो कि O2 का डायग्राम लेंगे कि N2 का डायग्राम लेंगे, फिर उसके बाद उस डायग्राम को लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो। उसमें एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी होगा, आएंगे उस चीज पे। छाप लिया ऊपर वाला? शांति से छाप, लड़ाई करने में लगे तो शांति से गिरे। इधर बैठना है क्या? ट्राई करके देखो C2 मॉलिक्यूल। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12। अगर 12 इलेक्ट्रॉन तो किसका डायग्राम फॉलो करेंगे? तो अगर इलेक्ट्रॉन 15 से कम होगा तो N2 का डायग्राम। N2 के डायग्राम में और C2 के डायग्राम में लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताया था, बस इसका डिफरेंस है, ये दोनों पार्ट अपना पोजीशन चेंज कर रखा है। शुरू का चारों पार्ट सेम है, आगे का तीनों पार्ट सेम है, केवल बीच का पोर्शन सिग्मा की जगह पहले पाई बॉन्ड आ गया। तो अपने डायग्राम को लिखते वक्त अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम सबसे पहले यही करेंगे, सिग्मा 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, फिर सिग्मा 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल यहाँ तक? 8। टोटल कितना बाकी रह गया? 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है तो इसके बाद पाई 2p का नंबर आएगा, बराबरी एनर्जी पे एक बार पाई 2p होगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे 9, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे 10, फिर उसके बाद इसी में 11 और यहाँ वाले पार्ट में 12। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतने पे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। O2 का डायग्राम याद है? लास्ट क्लास में बोला था कि बहुत आसान टॉपिक है, नया साल। तो शुरू का जो डरावना चीज है उसको देख कर थोड़ा सुन लो, ज्यादा तो काम कर होता। थोड़ा बहुत थियोरेटिकल स्टेटमेंट उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बस इससे आता है मोस्टली। अगर कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे केवल इसी टॉपिक पे डिस्कशन होगा। शुरू का पार्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के जैसा पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट के जैसा पूछा जा सकता है। तो टॉपिक बहुत आसान है, जो आपके काम का। यही चीज, यही एडवांस में भारी है थोड़ा सा, कुछ डिफिकल्ट पार्ट भी पूछे जाता है। O2 में किसका डायग्राम फॉलो करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, O2 का ही करेंगे। पहले डायग्राम लिखना शुरू करो, इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको याद किए बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते।
ऐसा कुछ डायग्राम आ रहा है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है पक्का? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो पूछ सकते हैं। 1 2 3 में कहीं पे कोई डाउट है तो ये आपको लिखने आना चाहिए। आपके प्रीवियस ईयर के केमिकल बॉन्डिंग का सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन होता है ये टॉपिक। सवाल तो आता ही आता है, इसलिए आपको लिखने आना चाहिए। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज पे ध्यान दो। याद है सबसे शुरुआत में एक छोटा सा डिस्कशन किए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग O2 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आपके नोट्स कॉपी में एक पॉइंट लिखवाया हुआ था, याद आ रहा है ऐसा कुछ? O2 मॉलिक्यूल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। लेकिन अब इसमें चल के देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली तो मालूम पड़ गया था कि O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बस इस डिस्कशन में चल के देखते हैं। O2 मॉलिक्यूल का जब हम लोगों ने डायग्राम बनाया तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर का फॉर्मेशन है, यहाँ भी पेयर का फॉर्मेशन है, सब जगह पेयर का फॉर्मेशन है, इधर भी पेयर का फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे पेयर का फॉर्मेशन नहीं है। मतलब पाई स्टार 2p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2p में एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो अपने पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करना शुरू कर गया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा मतलब मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस चीज को आराम से एक्सप्लेन कर पा रहा है। इस वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक छोटा सा और कंसेप्ट है जो हम लोगों के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक तो खैर रिलेवेंट है, बट दूसरा पार्ट, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं, लेकिन इसके जस्ट आगे वाला ऑर्बिटल खाली है। तो ये जो सबसे हाईएस्ट वाले पोजीशन पे हम लोग गए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और उसके आगे वाला पोजीशन, इस सबसे आगे वाले ऑर्बिटल को जो खाली बैठा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन भरा है सबसे लास्ट, दिस इज कॉल्ड एज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों जो कीवर्ड्स हैं, ये वर्ड है, ये आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस कहीं किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो परेशान मत होना। बस मालूम रखने इस ल्यूमो और हीमो का एक सिग्निफिकेंस ये है कि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे है, सबसे लोएस्ट एनर्जी पे है, क्योंकि इसके आगे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो और हायर एनर्जी पे होंगे। ये सबसे लोएस्ट वैल्यू का ऑर्बिटल है जो कि अनऑक्यूपाइड है, इसलिए हम लोग नोमेनक्लेचर में ये वर्ड यूज करते हैं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और होमो वाले पार्ट को हम लोग हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला करते हैं। ये दोनों वर्ड्स आपके लिए सिग्निफिकेंस नहीं रखते, कहीं पे अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, इस वर्ड को आप ही मेंशन कर लो। तो एक पॉइंट इसमें पहले तो ये डायग्राम में ये मेंशन कर लो ल्यूमो और होमो, और इसके नीचे एक पॉइंट मेंशन कर लेना, नोट कर लो। Pi star antibonding molecule has two unpaired electron, therefore O2 is paramagnetic. या unpaired electron in O2, therefore paramagnetic. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त आपको O2 मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा है, किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा, तो हम लोग आराम से वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं पैरामैग्नेटिक। और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने का एक और भी थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है।
अभी वैसे मेरा सजेशन होगा भी पूरा लिखने की कोशिश करो, बाद में वो तरीका भी अपने आप आपको हैबिट में डाल लेना है। ये जो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s है, इस चीज को हम लोग के एंड के स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s वाले पार्ट को हम लोग एल एंड एल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पर्पस क्या है इसको थोड़ा सा आगे समझाएंगे, लेकिन इस चीज को हम लोग चाहे तो के स्टार एल स्टार लिख सकते हैं। थोड़ा सा लिखने का टाइमिंग शॉर्ट हो जाएगा, ये बस हम लोग को ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज इसमें ज्यादा कुछ शॉर्टकट लिख नहीं सकते। नोट लिख करके पॉइंट मेंशन करना शुरू करिए। नोट में पहला पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पहले इसका डिस्कशन सुन लो। जैसे एक चीज बताओ, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड्स हैं? कार्बन हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड्स हैं? 4। लेकिन कार्बन और एक हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड है? 1। ठीक, मान लो H2CO3 लेके चलते हैं। H2CO3 वाले पार्ट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ऑक्सीजन 1 और कार्बन में कितने बॉन्ड्स हैं? कार्बन और ऑक्सीजन 1 में कितने बॉन्ड्स हैं? 2। और कार्बन ऑक्सीजन 2 में कितने बॉन्ड्स हैं? 1। कार्बन ऑक्सीजन 3 में कितने बॉन्ड्स हैं? 1। सो नॉर्मली हम लोग एक वर्ड यूज किया करते हैं, ऑल्दो अभी देख करके ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यहाँ बॉन्ड 2 है, यहाँ 1 और 1 है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वहां पे बॉन्ड 1 और 2 के थोड़ा सा बीच में आएगा। उसका क्या रीजन है थोड़ा आगे सीखेंगे। हम लोग जब भी कभी दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं, एकदम सिंपल सा फंडा है। दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे दोज आर कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। मतलब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का एक और डिफिनेशन डालेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए बस आप एक चीज समझो, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड 1 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर बॉन्ड 2 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल दे रखा C2H6, C2H6 का नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, अल्केन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इथेन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? एक बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन का 1 लिख सकते हैं। मान लो C2H4 लेके चलते हैं, मॉलिक्यूल का नाम इथीन, इथाइन नहीं इथीन, C2H4। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? अगर 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। और मान लो C2H2 लेके चलते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, इथाइल मॉलिक्यूल, 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। सो बॉन्ड ऑर्डर का बेसिक मतलब, कभी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कोवेलेंसी की बात करते थे वैसे ये भी है, हमेशा बॉन्ड ऑर्डर दो एटम्स के बीच में होगा। मतलब दो एटम्स में कितने बॉन्ड्स है विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, अगर 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। वर्ड आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन हम डाल नहीं रहे, ये आपके पास समझने के लिए है। बट हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन सीख रहे होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। ये वर्ड ध्यान रखना। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाई 2। इसके थ्रू हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है या फिर इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो N2 दे रखा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 14। किसका डायग्राम फॉलो करें? नाइट्रोजन का डायग्राम फॉलो करेंगे। नाइट्रोजन के डायग्राम में पहले सिग्मा में 1s था, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया यहाँ तक? 8। कितना बाकी है? 6। इसके बाद पाई का नंबर आ रहा था, पाई टू पी, पाई टू पी। 8 के बाद 9 इलेक्ट्रॉन, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 11वां इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 12वां इलेक्ट्रॉन। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो अगर बाकी है इसका मतलब सिग्मा 2p में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसको बताना है। ये बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग? जहां जहां स्टार है वहां एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग? ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट बॉन्डिंग। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4। यहाँ पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन? 4। तो टोटल कितना हो गया? 8। 8 प्लस यहाँ पे कितने? 2, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, और इसके अलावा इसके आगे वाले पार्ट में भी एंटी बॉन्डिंग में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 10 माइनस 4/2 मतलब, तो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 के बराबर है। ये हम लोग थोड़ा बहुत सीख भी चुके हैं। N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 होना भी चाहिए। समझ आया बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा? नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लो और नीचे एक एग्जांपल नोट कर लो। बॉन्ड ऑर्डर के डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, वो काम का नहीं होता। वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा करेंगे, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपके पूरे केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। इस पार्ट को थोड़ा अलग से भी हाईलाइट कर लेना अगर आपकी कॉपी में जगह है तो। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा निकल के आता है। ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, ये मालूम रखना है। इसको हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। फिर से बोल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। और बॉन्ड लेंथ के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसके अलावा स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगा? जब बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, अरे बेसिक चीज है, एक रस्सी और डबल रस्सी में ज्यादा मजबूत कौन? एक रस्सी और डबल रस्सी में ऑब्वियस सी बात है डबल रस्सी ज्यादा मजबूत होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा ही निकल के आना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा चीज है, लेकिन इसमें एक पॉइंट होता है जिसका ध्यान रखना होता है।
अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तब उस केस में जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। एक पॉइंट याद है, लिखवाया था ऐसा कुछ कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में रेसिस्ट करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में असिस्ट करता है, और एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट बॉन्ड फॉर्मेशन में रेसिस्ट करता है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट है। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम होगा तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो कम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करना होगा। तो ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जो आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में आया तो डेफिनेटली होगा, हाफ ईयरली में जहां तक हमको पता है, नहीं आया होगा तो फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आ जाएगा। इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। O2 O2 माइनस O2 2 प्लस O2 2 माइनस O2 प्लस, मतलब ऑक्सीजन से एसोसिएटेड जो भी कटायन आयन हो सकते हैं, इन पांचों को कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, और लास्ट में मैग्नेटिक बिहेवियर भी मेंशन करना है, मतलब पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। सिमिलरली नाइट्रोजन का केस भी डिस्कस करना है। किसी के स्कूल में एग्जाम हुआ अभी तक केमिकल बॉन्डिंग का? हुआ है? आया क्वेश्चन? और किसी के स्कूल में एग्जाम हुआ है? किसी के स्कूल में नहीं हुआ है? आया क्वेश्चन? तो हमको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है। क्या? एग्जाम को हुआ हमारे स्कूल में आप पहले का उन लोगों का भी तो होगा। आया केमिकल बॉन्डिंग? क्वेश्चन छोड़ दिया उसका तो कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ा हुआ जो तो हो सकता है क्वेश्चन छोड़ना था, इसका कोई रोल पड़े नहीं। अच्छा तब बन जाता है। अरे वाह, इतना तो हमसे ही नहीं बनता था। क्वेश्चन सॉल्व करो फिर वापस से डिस्कशन शुरू करेंगे, तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे।